है सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बात करेंगे ओली की चीनी गोली पर। जी हां, चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके नेपाल ने सारी हदों को पार कर दिया है। पहले अपना नक्शा पास करना और अब भारत के नक्शे पर नजरें गड़ाना, ये सब बस नेपाल चीन के इशारे पर कर रहा है। ये वही नेपाल है जिसकी मदद के लिए भारत ने कभी अपने हाथ पीछे नहीं किए, लेकिन आज चीन के मंसूबों को कामयाब करने के लिए नेपाल हर वो चीज कर रहा है जिससे चीन को फायदा मिला और भारत को नुकसान पहुंचे। तभी तो नेपाल के पीएम ओली ने भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को वापस लेने तक की बात कह दी। ओली सरकार ने पिछले साल भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख के अपना होने का दावा करते हुए एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसका भारत ने कड़े शब्दों में विरोध जताया था। और फिर एक बार नेपाल, जो मेड इन चाइना बन चुका है, उसने नक्शे का ये डर्टी चीनी गेम शुरू कर दिया है। नेपाल ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे का पूरा गेम प्लान क्या है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये समझना कि आखिर क्यों नेपाल भारत को अपना दुश्मन समझ बैठा है और चीन को अपना दोस्त। वो चीन जो सभी लोगों के लिए दुश्मन है, सभी देशों के लिए दुश्मन है। चीन किसी का सगा नहीं। चीन ने हमेशा दूसरों की खाने की सोची है और दूसरों के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी निभाने की सोची है, और वो करता भी आया है। चीन कितना गिरा हुआ है, कितनी छोटी सोच रखता है, कितना दुष्ट है और कैसी दुष्टों वाली नीति वो अपनाता है। चाहे वो एलएसी पर जो गतिरोध है भारत चीन के बीच, उसका हम नमूना देख लें, या फिर हम चीन और अमेरिका के संबंधों को देख लें, या फिर चीन के हम किसी अन्य देश के साथ संबंधों को ही देख लें, बावजूद इसके नेपाल चीन को ही अपना सगा समझ रहा है। नेपाल चीन को ही अपना दोस्त समझ रहा है और चीन के इशारे पर सब कुछ कर रहा है। आपको याद हो तो पिछले साल ही नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था। उस नक्शे में जो 3 इलाके हैं, जो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी, उसे नेपाल ने अपना बताया था। और ये बताकर नेपाल खुद भी फंस गया। वो इसीलिए फंस गया क्योंकि नेपाल के पास कोई सबूत ही नहीं थे कि ये इलाके उसके हैं। सिर्फ हवाई में गोली चला देना, हवा में गोली चला देने से कुछ नहीं होता। यही एक बड़ी वजह है कि ये बड़ा बयान देने के बाद और ये नक्शा जारी करने के बाद नेपाल खुद अपने ही देश में अपनी जनता के हाथों ही फंस गया और जनता ने तमाम तरीके के सवाल उठाए। एक कमेटी का गठन किया गया जो कि जांच पड़ताल कर रही है कि ये वाकई नेपाल का हिस्सा है ये इलाके या फिर नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ AK बहल जी जुड़े हैं, डिप्लोमेट हैं, पूर्व राजनयिक, और हमारे साथ महेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, नेपाली मामलों के जानकार हैं। महेश अग्रवाल जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। मैं हमारे दर्शकों को हम जानकारी भी दे रहे थे जो नेपाल ने पिछले वर्ष ही नक्शा जारी किया था, उस नक्शे पर भी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर चर्चा करना कि 14 जनवरी को विदेश मंत्री नेपाल के भारत आ रहे हैं, वो बैठक का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में इस बैठक के और विदेशी मंत्री के भारत दौरे के क्या मायने निकाले जाए? अभी नेपाल की राजनीति पूरी तरह से उलझी हुई है और सभी दल आपस में शक के दायरे में अपने आप को देख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, किसका क्या रेपरकेशन होगा, इसी झमेले में सब फंसे हुए हैं। ओली जी ने अभी कल ही एक बयान दे डाला कि जो लिपुलेख का मसला था, जो नया नक्शा था, उसको हम किसी तरह कब्जा करेंगे। अब यानी इनको, ओली जी को ये लग रहा है कि नेपाल में जो मधेसी दल हैं, जो अभी संसद के भंग करने की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि भारत जो है अब मधेसी लोगों को साथ दे रहा है। तो ये मसला इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि अब ओली जी समझते हैं कि भारत ही उनको मदद कर रहा है, जबकि भारत की अभी राजनयिक स्थिति, डिप्लोमेटिक स्थिति यह है
कि वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है और उसको तमाशा देखने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि इनके संविधान की स्थिति जो है, ये जब तक सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से जब तक इसका निर्णय नहीं होता है तब तक वहां कोई भी दिशा अभी दिखाई देती नहीं है और ये शक के माहौल में लोग चल रहे हैं। अगर इनके विदेश मंत्री भारत जाने की तैयारी में है तो ये भी अब तलाश रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें रास्ता मिले, कोई हमें सहयोग करे, और भारत सहयोग करने के लिए इनको डिप्लोमेटिक कहीं भी तैयार नहीं है। भारत हर तरह से इनको मदद कर रहा है, हमारे व्यापार में कहीं कमी नहीं आई है, हमारे पोर्ट से जितने माल जाने चाहिए सारे तो क्या आपको ये लगता है कि जवाब देने के लिए जो भारत ने चीन के साथ किया वो नेपाल के साथ भी यहाँ पर करने की जरूरत है? क्योंकि नेपाल और भारत के अगर हम रिश्तों की बात करते हैं तो ये अब गतिरोध दोनों पक्षों में, दोनों देशों में देखने को मिल रहा है। इससे पहले तो रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और यही एक कारण है कि जो व्यापार है वो अभी भी हो रहा है। ऐसा है, कभी भी चीन की तुलना नेपाल से हम लोग कर नहीं सकते। चीन एक अलग पहलू है, नेपाल एक अलग पहलू है। नेपाल की सांस्कृतिक जो धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें जो हैं, नेपाल का कल्चर हमारा कल्चर, नेपाल की भाषा हमारी भाषा, ये सब एक है। लेकिन ये थोड़ी हमारी डिप्लोमेसी की कमजोरी है। पिछले 70 वर्षों में जो हमें नैरेटिव बनाना चाहिए था नेपाल में, वो हम नैरेटिव नहीं बना पाए। इसी का सवाल मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि हर चीज हमारे करीब होते हुए भी भारत हम दूर क्यों होते जा रहे हैं और चीन नजदीक क्यों होता जा रहा है, इसको खोजने की जरूरत है। इसको खोजने की जरूरत है। चलिए AK बहल जी डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बहल साहब, महेश जी की पूरी बात आपने सुनी, कहाँ कमी हो रही है कि जब नेपाल और भारत के रिश्ते इतने अच्छे थे तो उन रिश्तों में टकरार आ रही है, लेकिन चीन जो कि दुश्मन है सभी देशों का, उसके साथ नेपाल नजदीक होता जा रहा है। सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को एक रिपोर्ट हम दिखा देना चाहते हैं ताकि इस पूरे मसले को हमारे दर्शक और अच्छी तरीके से समझ पाए। नेपाल बीते कुछ समय से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ भारत के साथ नेपाल का सीमा विवाद गहराता जा रहा है तो दूसरी तरफ नेपाल की चीन से करीबी बढ़ती जा रही है। नेपाल के द्वारा कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र पर अपना दावा करने के बाद इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। अब स्थिति ये हो गई है कि नेपाल ने भारत के महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना दावा भी जता दिया है और नेपाल ये सब चीन के इशारे पर कर रहा है। नेपाल भले ही लिपुलेख और कालापानी विवाद को उठाकर भारत को आंखें दिखा रहा हो, लेकिन नेपाल ये अकड़ किसके इशारे पर दिखा रहा है ये भी पूरी दुनिया को मालूम है। चीन के दबाव में आकर नेपाल ने भारत के साथ अपनी हजारों वर्ष पुरानी दोस्ती को दांव पर लगा दिया। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा के हालात किसी से छिपे नहीं। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का सीधा संबंध है। नेपाल के लोग भारत के बाजार से खरीदारी करने आते रहे हैं तो यहाँ के व्यापारी काठमांडू तक जरूरत के सामान का व्यापार करते हैं। मगर कुछ समय से मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार चीन के इशारे पर लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। नेपाल के PM ओली जो तेवर भारत को दिखा रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं चीन का हाथ है। जमीन को लेकर भारत के खिलाफ जाने के लिए चीन लगातार नेपाल पर दबाव बना रहा है। चीन की विस्तारवाद नीति से आज दुनिया भर के देश नाराज हैं, लेकिन नेपाल है कि उसके मंसूबों को कामयाब कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। चीन की गोदी में जा बैठे ओली ने अपने देश को भी चीन की मुट्ठी में डाल दिया है और चीन भी इसका पूरा फायदा उठा रहा है। भारत को आंख दिखाने के लिए ड्रैगन नेपाल की मदद लेता है। सीमा गतिरोध के चलते प्रभावित हुए द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य किए जाने के प्रयासों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इतना तक कह दिया है कि वे काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को भारत से वापस लेंगे। आपको बता दें, नेपाल के विदेश मंत्री 14 जनवरी को भारत दौरा करने जा रहे हैं। ठीक उसी बीच ओली ने ये बयान दिया है। रिश्तों में तनाव आने के बाद वे नेपाल से भारत आने वाले सबसे वरिष्ठ राजनेता होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे विदेश मंत्री 14 जनवरी को भारत दौरे पर जाएंगे और इस दौरान उनकी वार्ता के केंद्र में नक्शे का मुद्दा रहेगा, जिसमें हमने उक्त तीनों क्षेत्रों को शामिल किया है।
उल्लेखनीय है कि नेपाल सरकार ने पिछले साल भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपना होने का दावा करते हुए विवादित नक्शा जारी किया था, जिसका भारत ने कड़े शब्दों में विरोध जताया था। और फिर एक बार नेपाल जो मेड इन चाइना बन चुका है, उसने नक्शे का डर्टी चीनी गेम शुरू कर दिया है। तो बात हम इसे डर्टी चीनी गेम पर कर रहे हैं जो कि नेपाल ने इस समय नेपाल कर रहा है। 14 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री भारत दौरे पर रहेंगे, ऐसे में वो इस मुद्दे को भी उठाएंगे। जी हां, वही नक्शे का मुद्दा जो पिछले साल नेपाल ने जारी किया था और लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपना बताया था। ऐसे में इसी पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी, वापस से आपका रुख करना चाहूंगी ए.के. बहल जी। मैंने आपसे सवाल किया था कि कहां कमी रह जा रही है, वो रिश्ते जो इतने मधुर हुआ करते थे नेपाल और भारत के, तो फिर कहां इन दोनों देशों के बीच में गतिरोध कैसे उत्पन्न होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और दुश्मन देश चीन नेपाल के करीब पहुंचता जा रहा है, इतना करीब कि चीन के इशारे पर ही नेपाल ये सब कुछ कर रहा है। देखिए, जो ये सारा गेम प्लान है वो उसके पीछे चीन है। 1950 से भारत के रिश्ते पीस ट्रीटी, जो हमारी पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो नेपाल के साथ थी, बहुत ही क्लोज थे। और आज भी जो भारतीय और नेपालीज लोग हैं उनके बीच में बहुत क्लोज हैं। लेकिन ओली सरकार जो है वो एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीत के आई थी। और दूसरी बात यह है कि चीन कई सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक स्ट्रेटजी को वो दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, जिसके भारत के चारों तरफ उसने, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, उसने अपना जाल बिछाया हुआ है। नेपाल को भी उसने पिछले 10 सालों में, पिछले 7-8 साल से या 10 साल से वो पूरी कोशिश कर रहा है कि नेपाल उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला जाए। पहले वो वहां पे बहुत इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि उसने ट्रेड में, एनर्जी में, टूरिज्म में, रोड रेलवे लाइन में और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क किया है, या जो उन्होंने अपने पोर्ट्स को लिंकेज दी है नेपाल को, तो वो पूरी कोशिश करता है कि नेपाल उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाए, उनके कंट्रोल में आ जाए। और नेपाल के जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उनके हाथों में कठपुतली बन गई है, खासकर ओली सरकार। और इसी वजह से, और खासकर जब से ईस्टर्न लद्दाख की प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो चीन हमेशा चाहेगा कि किसी भी हालत में नेपाल जो है भारत की तरफ ना जाए। और दूसरा बहुत ही अहम है, अगर आप देखें तो उनका जो एम्बेसडर है हाउ, वो कई बार मिली हैं, चाहे वो मई हुआ, जुलाई हुआ या दिसंबर हुआ, उन्होंने इंटरवेंशन किया है उनके इंटरनल अफेयर्स में। और अभी कुछ समय पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम जो थी चीन की, वो आई थी नेपाल के अंदर, और वो उनके वाइस मिनिस्टर उसके साथ थे उसके अंदर, और 4 मेंबर्स थे। तो वो भी पूरी कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने ही 2015 में सपोर्ट किया था कि ये यूनाइटेड बने, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट है, या माओइस्ट, उन दोनों को मिला के उन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया। उनका जो हाथ था उसके अंदर बहुत ही गहरा हाथ था। तो अभी उन्होंने फिर कोशिश की कि आके उनको यूनाइट करें, ताकि वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही रोल रहे। उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि ओली पावर में है, उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि प्रचंड पावर में है, उनको ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी पावर में हो जो उनकी सुने। इसी वजह से जो नेपाल ने मई 2020 में अपना मैप को चेंज किया, उनके इशारे पे किया, चाहे वो काला पानी, काली नदी, लिपू लेक एरिया से सुस्ता का एरिया था, उन्होंने उसको क्लेम करना शुरू कर दिया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चीन उनके इंटरनल अफेयर्स में पूरी तरह से हस्तक्षेप करता है, और क्योंकि ओली साहब पावर के हंग्री हो गए हैं और वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इस वजह से वो उनके हाथ में कठपुतली हैं। तो यही एक बड़ी वजह है कि ओली चीन की कठपुतली बने हुए हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, और ये सीधे तौर पर नजर भी आ रहा है कि चीन के इशारे पर ही नेपाल चल रहा है। लेकिन देखिए महेश जी, हम इस बात को भी दरकिरार नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि चीन के इशारे पर नेपाल चल रहा है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि चीन ने बहुत इन्वेस्ट किया है नेपाल में, और ओली को सत्ता की समय भूख है, कुर्सी की भूख है। लेकिन ये भी है कि ओली से नेपाल की जनता इतनी खुश नहीं है। तो ऐसे में अपनी डगमगाती सरकार को बचाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए
इस मामले को तूल दिया जा रहा है और ओली बार बार समय समय पर ये मामला उठाते रहते हैं। अब जब विदेश मंत्री खुद दोबारा से भारत के दौरे पर आ रहे हैं तो भी इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में संसद भंग हुई, जिस तरीके से पूरा सियासी खेल और जो सियासी संकट नेपाल पर गहरा रहा है, कहीं ना कहीं ये कोशिश भी तो हो सकती है कि उस मुद्दे से ध्यान भटकाकर इस मुद्दे पर जनता का ध्यान केंद्रित कर दिया जाए। जनता अभी ओली जी के विरोध में है। ओली जी ने जो संसद को भंग किया, इसके पक्ष में वहां की जनता नहीं है। अब ओली जी फिर छद्म राष्ट्रवाद के नाम को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, संविधान की उन्होंने जो संविधान का मजाक उड़ाया है, तो जनता उनके विपक्ष में है और वो आंदोलन के रूप पकड़ते पकड़ते अब वो आग बनने वाला है। तो अब ये फिर एक छद्मवाद का, राष्ट्रवाद का उन्होंने नारा दे दिया कि हम तो जिएंगे या मरेंगे, लेकिन हम जो नया नक्शा है वो जमीन हासिल करके रहेंगे। तो अब देखिए क्या है, नेपाल की जनता भारत को चाहती है। नेपाल और भारत के बीच में 3 तह के रिश्ते हैं, जिसमें से एक तह के रिश्ते को ओली जी खराब कर भी लें तो जो 2 तह का रिश्ता है, 2 स्टेज रिलेशंस है, अनदर स्टेज है ये ब्यूरोक्रेटिक जो रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच में। जैसे नेपाल की आर्मी के लोगों का संपर्क भारत की आर्मी के साथ, नेपाल के ब्यूरोक्रेट्स का संपर्क भारत के ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है वो इतना बाउंडेड है कि आप उसको तोड़ना भी चाहे तो वो सील्डिंग टूट नहीं सकते। या जनता के बीच का जो 3rd स्टेज का जो कनेक्टिविटी है नेपाल में भारत की, वो आम जनता के बीच में, जिसको बेटी और रोटी की बात करते हैं, तो ये क्या इस पर ये यानी आप सोचिए 100-200 टन का धन भी चलाएंगे तो ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। ये ओली जी मुगालते में है और ओली जी का बैंड बाजा बज चुका है। ओली जी के छद्म राष्ट्रवाद को नेपाल की जनता ने जान लिया है। नेपाल की जनता त्रस्त है। वो तो भारत है जो उनको अभी तक सपोर्ट कर रहा है, उनके यहाँ सप्लाई चेन हमारी जा रही है, सारा सामान जा रहा है, कहीं उनको दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। और वही अगर चीन की अगर तुलना करें तो चीन से नेपाल में आने वाले सामान विगत 6 महीने से ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम के कारण, और अभी भी चीन ने अपने कस्टम्स को अलाउ नहीं किया कि नेपाल के कंसाइनमेंट्स को रिलीज करो, चाहे वो बहाना बनाया हो उन्होंने कोरोना का या बर्फबारी का या रास्ते खराब का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, काठमांडू के व्यापारियों का कम से कम 100-200 करोड़ रुपए का माल चाइनीज बॉर्डर पे, खासा बॉर्डर पर फंसा हुआ है विगत 7-8 महीने से, कोरोना काल के बाद से। और वो सामान नेपाल नहीं आने से नेपाल के लोग परेशान हैं। जबकि भारत ने पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान उनका एक भी कंसाइनमेंट, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, सॉल्ट का हो, खाने पीने का हो, वो सारे सामानों की सप्लाई आज तक चल रही है। बिल्कुल। तो वहां की जनता इस चीज को जानती है, समझती है। वो ओली जी के फेर में पड़ने वाली नहीं है। ओली जी जिस तरह से ये बंदर की तरह, लंगूर की तरह, जो ये दाढ़ यानी दाढ़ कहते हैं हम लोग बिहार में है कि पर ये ना हो कि सत्ता की भूख एक ना एक दिन ओली को ले डूबे। जिस तरह से ओली एक के बाद एक खेल रच रहे हैं, ये ना हो कि सत्ता की भूख और खुद की कुर्सी बचाने की भूख उन्हें ही ले डूबे कुछ ही दिनों में। हमारे शास्त्रों ने भी लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिनकर जी ने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये ओली जी का विवेक शून्यता की निशानी है। इनके भारत में विदेश मंत्री जाएं आए, ये प्रोटोकॉल है, अपना निभाते रहेंगे। हमारी भारत और नेपाल की जनता एक पैर पर खड़ी है और ओली जी का ये भ्रमजाल अब लोग जान चुकी है। नेपाल एक आंदोलन, तो मैं ये तो कहूंगा कि आने वाले 2-4-6 महीने में कहीं गृह युद्ध की स्थिति न बन जाए, लेकिन अभी हमें सब्र करने की आवश्यकता है। वहां के सर्वोच्च अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कही, अभी डिसीजन नहीं आया है। ये अब सारा खेल निर्भर करेगा नेपाल के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट आता है। वो संसद को रीस्टोर करती है या संसद को भंग करती है, इसके बाद इसकी दिशा दिखाई देगी कि अब नेपाल किस तरफ जाने वाला।
बिल्कुल, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि नेपाल का आगे रुख क्या रहता है, लेकिन फिलहाल जो निगाहें हैं वो बैठक को लेकर भी टिकी हुई हैं। देखिए, AK बहल जी सिर्फ बैठक में सार्वजनिक तौर पर विदेश मंत्री ये तो कह चुके हैं, प्रदीप जी ये तो कह चुके हैं नेपाल के विदेश मंत्री कि हम नक्शे को लेकर भारत के साथ बात करेंगे। इस विवाद को जब वो बात करेंगे तो क्या लगता है, विवाद सुलझेगा या फिर तनाव बढ़ेगा? कई बार जो डिस्कशन की जाती है वो सिर्फ दिखावे के लिए भी की जाती है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाना चाहेंगे, वो चीन को दिखाना चाहेंगे, वो नेपाल के लोगों को दिखाना चाहेंगे कि देखो हम नेपाल के लिए लड़ने गए हैं भारत। तो हमने डिस्कस किया कि मैप के ऊपर जो एरियाज हैं वो नेपाल के और उन्हें दे दिए जाएं या उसकी तरफ कोई सॉल्यूशन बने। हमने बातचीत शुरू कर दी उनके साथ, लेकिन सॉल्यूशन इसका आना मुझे जहां तक लगता है कि इस समय खासकर जब ओली की अपनी कुर्सी जो है डावाडोल है, तो इस समय कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये टेरिटरी भारत की है। चाहे आप हिस्टोरिकली देखें या ब्रिटिश टाइम के तब से अगर आप देखें तो ये टेरिटरी तब से ब्रिटिश मैप के अंदर भी भारत की टेरिटरी दिखाई गई थी। तो ये कहीं भी नेपाल की टेरिटरी नहीं। और कई डिकेड से हमारी जो रिलीजियस यात्राएं हैं वो यहां से होके गई हैं। एक कच्ची सड़क को हमने पक्की सड़क बनाया है और उस सड़क से जो श्रद्धालु हैं उनका जाना आने का टाइम और जाने आने की जो सुविधा बढ़ गई है। तो इसमें ये नेपाल के अंदर कहां से आ गई है टेरिटरी? तो ये तो कहीं पे भी उकसाने वाली बातें हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। और ये जो डिस्कशन होगी ये सिर्फ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाने के लिए करेंगे कि हम डिस्कस करके आए हैं। और इस समय पे ना तो वो अग्री करेंगे कि ये भारत के पास टेरिटरी चली जाए और ना ही भारत कभी भी अपनी टेरिटरी नेपाल को नहीं देगा। तो ये बातचीत का कोई मतलब तो है नहीं और ये बातचीत का कोई हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से ये जरूर दिख जाएगा कि बातचीत हो रही है। मतलब ये सिर्फ दिखावा होगा कि देखिए बातचीत हो रही है ताकि ओली अपनी जनता को बेवकूफ बना सके कि हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, देखिए, ताकि अपनी कुर्सी बचा सके। हम ये साफ सीधे तौर पर कह सकते हैं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चीन के इशारे पर नेपाल इस समय सीधे तौर पर काम कर रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि नेपाल इस समय भारत को आंख दिखा रहा है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल और भारत के बीच के जो संबंध है वो मजबूत भी है, हालांकि गतिरोध है, तनाव है, बावजूद इसके एक मजबूती भी है, क्योंकि वर्षों पुराने ये संबंध हैं जिसे नेपाल कहीं ना कहीं खराब नहीं करना चाहेगा। ओली सत्ता की भूख में, सत्ता के लालच में, सिर्फ अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, अपनी डगमगाती कुर्सी, डगमगाती सरकार को बचाने के लिए ये सियासी खेल रच रहे हैं। लेकिन ये सियासी खेल आगे क्या रूप लेता है और किस अंजाम तक ओली को पहुंचाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल 14 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री भारत आएंगे, वो बैठक का हिस्सा बनेंगे। बैठक में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। इस समय के साथ ही सब कुछ क्लियर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।